आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीट्स के एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि ईवीएस से आपका रिलेटेड जो है 30 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका सेट नंबर 7 है। इससे पहले मैंने सेट 6 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देखिए। आपके इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो पेपर जो अभी हम करने वाले हैं यह 8 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपके 8 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आप यहाँ देख ले कि पृथ्वी ग्लोब जैसे गोल है। पृथ्वी क्या है? ग्लोब जैसे गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति जो है पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं? समझ गए? यह हमारा जो पृथ्वी है ग्लोब भी इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गोल है एक जैसे, और नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति जो है पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं। समझ गए? मान लें कि हम लोग यहाँ पर हैं तो पृथ्वी पर उल्टे खड़े हैं। कैसे हैं? तो यहाँ पर होना चाहिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे आपका नीचे है। तो देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा यहाँ ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अर्जेंटीना के जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है हमारे उल्टे खड़े हैं, क्योंकि ये नीचे पड़ता है, ये जो है नीचे पड़ता है। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी जो है क्या है? कैनबरा है, याद रखिएगा। और अर्जेंटीना जो है ऑस्ट्रेलिया का ही जो है एक देश है, स्थित वहीं पर आसपास, ये भी याद रखिएगा। तो इसका कंप्लीट हो गया ये प्रश्न। ये जीके का प्रश्न अप्रॉक्स था कि हमारे देखिए पृथ्वी ग्लोब जैसे दिखते हैं। प्लीज, पृथ्वी जो है ग्लोब जैसा आकार का दिखता है, और नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति जो है पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं? तो अर्जेंटीना। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 62 नंबर। यहाँ बोल रहा है कि पोचमपल्ली एक शहर है। पोचमपल्ली, देखिए पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। पोचमपल्ली जो है एक शहर है जहाँ के अधिकांश मतलब परिवार जो है बुनाई का कार्य करते हैं, और वहाँ पर जिस प्रकार का एक विशेष प्रकार का जो है वस्त्र जिसे वह बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर पोचमपल्ली में क्या होता है कि सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ भी बनती है। तो यह किस राज्य में है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोचमपल्ली जो एक शहर है यह आपके जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? और यहाँ पर जो होता है देखिए नारियल, रबर, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफ़ी आदि का उत्पादन जो होता है केरल में किया जाता है। अगर हम केरल की बात करें तो टिपियोका भी आपने देखा भी होगा। नारियल, रबर, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची का उपयोग जो होता है यहाँ पर किया जाता है। कर्नाटक के लोग जो होते हैं पहनावा पंछी या लुंगी को कमर के नीचे रखते हैं। समझ गए? कहाँ पर? कर्नाटक के। तो ये क्लियर हो गया आपका प्रश्न। इसका भी मैंने 2 बता दिया। पोचमपल्ली जो शहर स्थित है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में है, जहाँ पर लोग जो है बुनाई के कार्य करते हैं अधिकांश परिवार, और साथ ही साथ जो वो एक विशेष प्रकार की साड़ी को बुनते हैं उसे हम लोग पोचमपल्ली कहते हैं। और यहाँ पर जो है सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो कि उचित क्रम में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर दिया हुआ है कि प्याज की खेती कैसे करते हैं, और यहाँ पर जो है वो क्या है? अरेंज नहीं किया गया, आपको अरेंज करना है। तो देखिए क्या है? खरपतवार हटाना, खुराई, देखिए गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना और प्याज को उखाड़ना। तो सबसे पहले प्याज बोने की तरीके जो है क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गुड़ाई करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में जो है क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं। समझ गए? गुड़ मतलब प्याज को बोते हैं, गुड़ाई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? गुड़ाई करने के बाद जो होता है उसमें से बीज बोना। गुड़ाई कर दिए, उसके बाद हम लोग बीज बोते हैं। समझ गए? बीज बोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग खरपतवार हटाते हैं। समझ गए? बीज बो दिए तो उस पर जो है खरपतवार जो है हटाना कार्य होता है। उसके बाद जो होता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं। जब प्याज पक मतलब हो जाता है तो उसके ऊपर वाली जो सूखी पत्ती होता है उसको हम लोग हटाते हैं, और फिर जो है प्याज को हम लोग उखाड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि देखिए 2 नंबर में 1, तो यहाँ पर देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि पहले क्या किया हम लोगों ने? गुड़ाई किया, मतलब 2 नंबर किया। उसके बाद क्या किया? बीज बोया, 3 नंबर। फिर उसके बाद हम लोगों ने खरपतवार हटाया,
फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ऊपर के सूखी पत्ती को हटाया और फिर प्याज को उखाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया। इस प्रश्न को करने से पहले आप लोग जरूर पढ़ेंगे, तब तक मैं थोड़ा इसे रब कर लूँ जी, ताकि इसको बनाने में आसानी हो जी। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपको वही वाला आ गया जो बार बार प्रश्न ये आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और ये प्रीवियस जो है प्रत्येक सेट में जो है ये प्रश्न देखने को मिला था कि किसी पुस्तक में गोलकुंडा, ये एनसीईआरटी पुस्तक में जो है गोलकुंडा किले की बात की जा रही है। मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र की तली में पैमाने दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना 110 मीटर। और मानचित्र जो है इब्राहित बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी जो है 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों की देखिए इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करना है आपको। समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए सबसे पहले तो यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका पैमाना कितना दिया है, तो देखिए पैमाना लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। पैमाना जो है आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहने का मतलब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 110 मीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 मीटर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर जो है कितना सेंटीमीटर दिया है, देखिए इबारती बुर्ज और मारसा बुर्ज के बीच की जो दूरी कितनी दी हुई है, यहाँ पर जो है 13.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ गए, 13.3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 13.3 को गुना करेंगे 110 मीटर में। समझ गए। तो यहाँ पर जब आप गुना करेंगे ना तो आपका अप्रॉक्स 1463 मीटर आ जाएगा। समझ गए, कीजिएगा, आपको आ जाएगा 1463 मीटर। तो अब जो है ये हमारा मीटर है, देखिए 1463 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इस दोनों बीच की वास्तविक दूरी लगभग बताइए किलोमीटर में बदलना है। देखिए सेंटीमीटर में था, अब इसको किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा करते हैं। तो इसको 1000 से भागा कीजिए 1463 को। तो यहाँ देखिए 1463 को जो है 1000 से हम लोग भागा करेंगे तो क्या होगा, एक बार में 1000.46 और यहाँ पर 3, ये हमारा क्या आ जाएगा किलोमीटर। समझ गए। तो इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन कहीं मिल रहा है 1.463 किलोमीटर। कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा आया यहाँ पर 1.43 किलोमीटर। कहने का मतलब कि 1.5 देखिए 463 5 से ऊपर है ना, तो ये 5 हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे सी लगा देते हैं, लेकिन ये सी गलत है। समझ गए, ऑप्शन बी ही होगा। क्यों, देखिए दशमलव के बाद 463 दिया है, मतलब कि यह मतलब 50 से ऊपर रह गया तो आपका बदल जाता है, ऊपर चला जाता है। 1.5 ही होगा इसका आंसर। समझ गए। तो ये क्लियर हो गया। एक पैमाने 1 सेंटीमीटर इक्वल इतना मीटर दिया था, तो इतना सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला तो 1463 आ गया। और यहाँ पर जो है हमें किलोमीटर में लगभग लाना है आंसर। तो इतना मीटर को जो हम लोग किलोमीटर में बदले तो हमारा इतना आ गया 1.463। बहुत सारे बच्चों ने ये भी लगाया है, ये आंसर नहीं होगा। समझ गए, ज़्यादा ही रहता है। जब भी दशमलव में 3 अंक आ जाए तो 1.5 हो जाता है, उस संख्या बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुए, समझ गए। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न करने से पहले थोड़ा इसे रब कर दूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ये देखिए इसको हम रब कर देते हैं। ये हमारा प्रश्न अब आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यह प्रश्न आपके जो है यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। ये आपका जो है प्रश्न 65 नंबर है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से देखिए अल बरूनी जो एक विद्वान थे, अल बरूनी जो एक विद्वान थे, उन्होंने जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्ण किया था के बारे में सही कथन बताइए। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से जो है अल बरूनी जो कि एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्ष से पूर्व भी मतलब किया था, इसके बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 दिया और यहाँ पर जो है आपको नीचे ऑप्शन के अनुसार लगाना है। तो देखिए अल बरूनी जो है एक विद्वान थे जिन्होंने जो है भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था, तो इनके बारे में जो है आपको बताना है। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षक किया उसके बारे में लिखा। ये बात सही है, वह एक यात्री थे जिन्होंने जो है हमारे देश का भ्रमण किया और उनके बारे में जो है वो लिखा। समझ गए। अगला देखिए वह अफगानिस्तान से आए हुए थे। तो जो अल बरूनी थे वह अफगानिस्तान से नहीं आए थे। समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला देखिए
उन्होंने उस चीज़ के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन्न लगी। यह बात भी सही है, उन्होंने जो है उन सभी चीज़ों को लिखा जो उनके अपने देश से भिन्न लगा। अगला देखिए, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि वह 1000 वर्ष पहले आए थे और जो उनको अपने देश में नजर नहीं आया, जो यहाँ पर देखिए उनके बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। तो ये बात सत्य है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने के कुशलताओं का उल्लेख किया है। ये भी बात सही है। जब अल बरूनी जब भारत आए थे तो उस समय जो है तालाब बनाने का प्रथा था, तो उन्होंने जो है तालाब बनाने के जो कुशलता होते हैं उसके बारे में विशेष रूप से जो है उन्होंने वर्णन किया है। तो ये बात सही है। तो कहने का अर्थ है कि 1 नंबर, फिर आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपका सही है। तो देखिए 1, 3 और 4, 5 कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पर सी, समझ गए। 1, 3 और 5, 4 दिखा, 1, 3, 4, 5 दिखा यहाँ पर, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 66 नंबर बोल रहा है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ जानवर पर विचार करना है आपको। सांप है, छिपकली है, मेढक है, घड़ियाल या मगरमच्छ इसको हम लोग बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। अब एक विशेषता को आपको चुनना है जो कि ये सभी जानवरों में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए इनका 3 कोष्ठक का हृदय होता है। तो ये सभी जानवर, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, इनका 3 कोष्ठक का चेम्बर होता है। ये सही है कि गलत है? नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि इनका 3 नहीं होता है, किन्हीं का 3 होता है, किन्हीं का 2 होता है, किन्हीं का 4 भी होता है। तो ये गलत हो गया आपका। अगला देखिए, ये अंडे देते हैं। सांप अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देता है, मेढक भी अंडा देता है और घड़ियाल भी अंडा देता है। तो ये जो है सही लग रहा है, ये सब आपका सही है। देखिए ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। यह जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। नहीं भाई, ये जल और दोनों, मान लीजिए सांप रह सकता है, छिपकली रह सकता है। छिपकली थोड़ी रहेगा जल में, नहीं रहेगा ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, पहला होगा ही नहीं। यहाँ देखिए इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। नहीं, इनके शरीर जो होते हैं सल्क से नहीं ढके होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये अंडे देते हैं। मतलब कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करना था, जहाँ पर सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल और मगरमच्छ था। तो ये इसमें से जो जानवरों में पाई जाती है विशेषता, वो क्या पाई जाती है कि ये सभी जानवर जो है अंडे देते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिसको करने के लिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, तब लोग जो है आप लोग प्रश्न को पढ़िए और खुद करने का प्रयास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्शन से प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। ये मैं रब कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली किस दिशा में होगी? तो देखिए आपको मालूम है कि हमारा जो ये भारत का नक्शा होता है इस तरह का अप्रॉक्स होता है। मैं इसको उतना सक्षम नहीं हूँ बनाने में, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर बना दिया। ये देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो है गुजरात पड़ता है और अहमदाबाद जो है कहाँ है? गुजरात में। गुजरात यहाँ पर है और दिल्ली यहाँ पर आपका पड़ता है अप्रॉक्स, समझ गए। तो अगर हम यहाँ पर इसी डायरेक्शन खींचे, यहाँ पर हम डायरेक्शन को ले, तो यहाँ देखिए ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये तो हमें मालूम है। ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये तो मालूम है, और ये हमारा दक्षिण हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात से हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है दिल्ली। तो दिल्ली तो हमें यही ना पड़ता है, ये वाला डायरेक्शन चल जाएगा, समझ गए। तो जब भी ये बीच से डायरेक्शन करता है ना, बीच वाला डायरेक्शन, तो ये क्या होता है कि उत्तर पूर्व हो जाता है, समझ गए। जब भी ये ऊपर वाला होता है उसी को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर पूर्व, ये वाला भाग जो है हमारा उत्तर पूर्व हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगर हम एक और भारत का यहाँ पर नक्शा थोड़ा बड़ा बना दूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, तो यहाँ देखिए अगर हम भारत के ये नक्शा बनाते हैं और ये जाकर इस तरह से आपके करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपके दिल्ली है और यहाँ पर आपके गुजरात है। तो ये तो ऐसे हो गया, और ये मालूम है कि ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, नीचे आपका ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ। तो ये तो हमारा मालूम चल गया डायरेक्शन, लेकिन हमारा दिल्ली यहाँ पर है ना, तो इसके बीच में है। तो इसके बीच में जो है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। तो ये मतलब क्या हो गया? ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व। तो इसका क्या होता है? उत्तर पूर्व। बीच वाला यही ना होता है, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगले प्रश्न को देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं ताकि अगला प्रश्न आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका ये है कि यहाँ आपका बोल रहा है कि इस प्रश्न को करने से पहले मैं थोड़ा इसको साइड कर दूं। ये देखिए, चलिए अगला प्रश्न मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर ही कर लूँ इसको। ये देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है
144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड की चाल निकालना है। तो ये प्रश्न तो है प्रीवियस ईयर इतना पूछा गया था कि आप सभी लोग इसको मुंह पर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्रेन का जो है क्या दिया है, 144 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब कि दूरी कितना दिया है 144 किलोमीटर, समझ गए। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है भाई, देख ले, समय दिया है आपका कितना, 2 घंटे, समझ गए। तो यहाँ पर दूरी और चाल मतलब समय दिया है, तो हम इसका चाल निकाल सकते हैं, चाल, समझ गए। तो चाल बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितना है 144 और यहाँ पर 2 घंटे, मतलब काटेंगे तो हमारा 7 2 72, यहाँ पर कितना है घंटे, 72 घंटे प्रति क्या कर रहा है, घंटा चल रहा है। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति स्पीड हो गया। अब जो है हमें ट्रेन की जो है क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम ऊपर 5 लिखते हैं और नीचे 18 कर और यहाँ गुना कर देते हैं 72 को। तो जब हम 18 से 72 काटेंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा और ये 4 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष हर पेपर में पूछा गया था। ये ऊपर वाले मैंने बताया डायरेक्शन वाला और ये आपका डिस्टेंस वाला, ये 2 प्रश्न इतना पूछा गया था कि हर बच्चों ने सॉल्व किया होगा और लगातार आपने सेट में देखा होगा, हर सेट में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि हमारा 69 नंबर प्रश्न है। देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये देखिए, पहले इसको मैं रैप कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए आपका 69 नंबर यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, देखिए मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मौज करते हैं, गाते हैं और नाचते भी है। उनके विशेष नाच का नाम क्या है। तो देखिए अगर मिजोरम का यहाँ पर नृत्य पूछा है तो मिजोरम का जो नृत्य है वो क्या है कि चिराव है। दम याद रख लीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मिजोरम का नृत्य जो है क्या है, चिराव है, समझ गए। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, तोरंग। तोरंग जनजातीय शैली की नृत्य पहचान संगीत के आइसोलेशन से होती है, समझ गए, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में यह मतलब देखिए अगर हम बात कर ले कि नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाने वाली कुरुक या कुरुक एक भाषा है, समझ जाइएगा। ये कुरुक जो है ना एक भाषा है जो कि नेपाल और भूटान में बोली जाती है, याद रखिएगा। और तोरंग क्या है, तो तोरंग जो है जनजातीय शैली से नृत्य की पहचान संगीत आइसोलेशन से होती है, जो स्थूल तरंग का लहरदार चाल की रचना होती है, समझ गए। और झूम तो एक प्रकार की खेती है जो कि आपके पहाड़ों और जंगलों को क्या करता है कि साफ करने की क्रिया है, समझ गए। झूम खेती होता है कि यहाँ पर लोग पहले लगातार खेती करते हैं, फिर इसको वहाँ के काटकर उस फसल को जला देते हैं, समझ गए। तो वहाँ पर जो है कुछ साल तक छोड़ देते हैं, बंजर हो जाता है ज़मीन। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, पकाते हैं और मौज करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो वह नाच क्या है, तो वह जो नृत्य है वो आपका छिराव है, समझ गए। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पक्षियों की इस एक स्पीशीज, देखिए स्पीशीज मतलब कि प्रजाति ऐसी है जिसके नर पक्षी क्या होता है कि सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उस घोंसला में निवास करता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। देखिए पक्षियों का एक प्रजाति ऐसा भी है जहाँ पर नर पक्षी क्या करता है कि सुंदर घोंसला बनाता है, लेकिन नर पक्षी उस घोंसले में नहीं रहता है। वो नर पक्षी जो होता है अपने मादा पक्षी के लिए घोंसला बनाता है और नर पक्षी घोंसला बनाता है, और अगर वो मादा पक्षी को घोंसला पसंद हुआ तो रहेगा, नहीं तो फिर वो नर पक्षी दूसरा घोंसला बनाता है। तो कहने का मतलब है कि पक्षियों का एक ऐसा स्पीशीज मतलब कि प्रजाति जिसका नर पक्षी क्या करता है कि घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उस घोंसले में देखती है और उसको वो चुनाव करती है जो कि अच्छा लगता है, तो उसी में अंडे देती है। और पक्षियों की इस स्पीशीज का नाम क्या है, देखिए मैंने बोला ना कि नर पक्षी जो है घोंसला बनाती है और मादा पक्षी जो है उसका चुनाव करती है। अगर उसे पसंद रहेगा तो उसमें रहेगी, उसमें अंडे देगी, नहीं तो फिर वहां से नहीं रहेगी, उसके लिए दूसरा बनाना पड़ता है। तो वो कौन ऐसा पक्षी है, कोयल तो नहीं है भाई। कोयल क्या करता है, वो तो कौवा के घोंसले में रहती है, तो इसका तो होगा ही नहीं। वीवर पक्षी, और यहाँ पर शक्कर खोरा, और यहाँ पर बसंत गौरी। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वीवर पक्षी जो होता है ना, एक ऐसा है मतलब प्रजाति है जिसके नर पक्षी जो होते हैं घोंसला बनाते हैं और उसमें मादा पक्षी जो होता है निवास करता है, और साथ ही साथ जो है अगर घोंसला पसंद आया तो उसमें अंडा देती है, नहीं तो वो नहीं देती है, समझ गए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयल जो होता है कुक की आवाज़ निकालता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है यूडाइनेसियम स्कोलोपिस है, समझ गए। और नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, समझ गए। और ये जो होता है
ये कोयल जो होता है कौवा के घोंसले में निवास करता है, याद रखिएगा। शकरखोरा जो होता है अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ बनाता है। शकरखोरा जो होता है ना किसी छोटे से पेड़ पर जो है डालियों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और बसंत गौरी जो होता है तने में छेद करके तना को गहरा बनाकर जो है अपना अंडा देती है। तना पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर जो है अंडा देती है बसंत गौरी, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, काफ़ी ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है कितनी है भाई, 8 है। पहले 9 थे लेकिन एक घट गए, अब कितने हो गए हैं, 8 है। उसके पहले 7 है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 8 है। पहला अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पौंडीचेरी, समझ गए। भारत से पहले कुल राज्य 29 से केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करता था, पर अब यह घटकर जो है 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो राज्य आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पहले 29 थे लेकिन अभी 28 है, समझ गए। और केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके कितने हैं, ये आपके जो है 8 है, समझ गए, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए जीव क्रमश जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली। अब यहाँ पर बताना है कि जीव क्रमश, नीचे दिए गए जीव क्रमश जो है जंतुओं के किस क्रम से है। छिपकली पहला, दूसरा चमगादड़, कलचीरी और यहाँ पर बिच्छू। तो बताइए छिपकली क्या होता है। यह जो होता है सरीसृप है, मतलब सरीसृप मतलब कि क्या होता है, बताइए छिपकली क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि छिपकली जो होता है ना एक प्रकार का सरीसृप होता है, सरीसृप छिपकली होता है। चमगादड़ क्या होता है, यह स्तनधारी होता है। चमगादड़ क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो सरीसृप स्तनधारी, यहाँ पर देखिएगा सरीसृप स्तनधारी। और कलचीरी तो पक्षी है एक प्रकार का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी पक्षी है, यहाँ भी पक्षी है। तो यहाँ पर तो ऊपर गलत हो गया, ये दोनों तो होगा ही नहीं, मतलब कहने का पक्षी और बिच्छू जो है आपका कीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब कि छिपकली क्या है आपका, देखिए सरीसृप है, चमगादड़ क्या है आपका स्तनधारी है, कलचीरी क्या है आपका पक्षी है, फिर आपका बिच्छू क्या है, कीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है 73 नंबर की। देखिए आर्यनाथ का एक सपेरा है। आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है। अब देखिए जब ध्वनि की बीन बजता है, जब सपेरा जो होता है बीन बजाता है तो सांप क्यों आ जाता है सुनकर, तो इसके पीछे कारण है वो समझ जाइएगा। देखिए सपेरा द्वारा बीन बजाने पर सांप का वाद्य यंत्र जो होता है क्या होता है कि अनुक्रिया करने का कारण क्या है, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन की जमीन से होकर संरक्षण, समझ गए। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, बीन का मधुर गंध, नहीं ये नहीं होता है, ये तो गलत होगा। सांप का अपने बाहरी कानों का द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे से सुन सकता है। तो देखिए सांप का जो होता है कान नहीं होता है, याद रखिएगा, सांप के पास कान नहीं होता है। सांप को आंखें द्वारा बीन की गति का अनुकरण, सांप की आंखें द्वारा बीन की अनुमति नहीं की जाती है, मतलब अनुसरण नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। बीन द्वारा उत्पन्न कंपन द्वारा जमीन को होकर संरचना, मतलब सांप जो होता है ना ये रहता है जो ऐसे, तो ये सर कर चलता है, मतलब लेट कर चलता है। तो ये क्या करता है, धरती के जो है कंपन से आता है, समझ गए। अगर यहाँ पर बीन बज रहा है तो ये धरती के ऊपर जाता है और देखते होंगे इसका सूंड के नीचे तरफ होता है, तो धरती पर ये टकराता है और यहाँ पर क्या करता है, कंपन करता है। इस कंपन की आवाज़ से जो है सांप जो है इसके पास चला आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 74 नंबर, दो छात्र हैं एक्स और वाई की क्लिनिक विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए हैं। क्लिनिक विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए। पहला, एक्स की आयु 12 वर्ष है, देखिएगा वह स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसिमल पर है, समझ गए। वाई का आयु 10 वर्ष है, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसिबल है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको बताना इन रिपोर्टों के आधार पर ये निष्क्रिय निकाला जा सकता है, बताइए। तो देखिए अगर 12 वर्ष है तो इसमें क्या है कि 10.5 ग्राम पर लीटर डेसिमल है हीमोग्लोबिन का, और ये 10 वर्ष ही है तो 12.5 ग्राम पर डेसिमल है, समझ गए। तो देखिए एक्स रक्त क्षमता अरक्ता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। तो देखिए एक्स में क्या है कि जब कम उम्र में ही जो है इसका 12.5 ग्राम डेसिमल है, तो ये तो सही लग रहा है। तो एक्स जो है क्या है कि अरक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है, समझ गए, वाई नहीं है, समझ गए। एक्स में देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 वर्ष का हो गया फिर भी इसमें कम ही जो है क्या है हीमोग्लोबिन है, लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष ही है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ है कि जो इसका ऑप्शन ये है जो आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई एक रक्तता नहीं है,
एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता से नहीं पीड़ित है, एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। एक्स जो है रक्त क्षणता मतलब कि रक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं है, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। आपका 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। जैसे यहाँ पर स्थान आपका दिया हुआ है और यहाँ पर आपका सामान्य घर दिया हुआ है, तो आपको मिलाना है। तो जैसे कि ये प्रश्न जो होता है बार बार आपके पूछा जाता है और यह प्रश्न जो है फुल्ली आपके एनसीईआरटी से लिया गया हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी है अगर आप ईवीएस पेडागोजी में आपको या ईवीएस में आपको 30 में से जो है 30 लाना है, तो समझ गए। देखिए यहाँ पर असम दिया हुआ है, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर मनाली है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर आपका राजस्थान है। तो असम के घर कैसे होते हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, एनसीईआरटी अगर पुस्तक पढ़ा होगा तो, कि असम के घर जो होते हैं जमीन से क्या होते हैं कि बांसों पर खड़े होते हैं, और यह जो होता है 3 से 3.5 मीटर जो होता है ऊंचा होता है, 12 से 15 फुट ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ अधिक आती है। और यह जो होता है खंभों पर खड़ा होता है और लकड़ी की बने होता है। तो ये देखिए असम का क्या हो जाएगा आपका, ये 5 नंबर हो जाएगा, समझ गए। मजबूत बांसों के बने ढालू छतें, समझ गए। अब हम लद्दाख की बात करें तो देखिए लद्दाख में जो होता है ठंड ज़्यादा पड़ता है, बर्फबारी भी होता है। यहाँ के घर जो होता है 2 मंजिला होते हैं, पत्थर और लकड़ी दोनों के बने होते हैं, समझ गए। पत्थर के बने होते हैं और फर्श जो छतें होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, समझ गए, याद रखिएगा 2 नंबर। अब हम बात कर ले मनाली। तो मनाली क्या होता है, यहाँ पर ठंड और बर्फ दोनों पड़ता है। तो यहाँ के जो घर होते हैं ना वो कैसे बने होते हैं, वो आपके पत्थर लकड़ी के बने होते हैं, और यहाँ पर ढालू छतें होते हैं, ताकि जो मनाली में बर्फ गिरे ना वो क्या करे कि ढालू इस तरह के होते हैं, ताकि आपको जो है ढाल कर नीचे आ जाए, समझ गए। ये मनाली के घर होते हैं, इस तरह के लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि मिट्टी के घर बने होते हैं, कटीली झाड़ियों के छत होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, वर्षा कम होती है, और कटीली झाड़ियाँ उसके ऊपर लिया जाता है कि, और चीर एक पौधे का मतलब नाम है, उसका भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई भी जानवर ऊपर से अटैक न कर सके। और मोटी मोटी दीवारें होती है, दीवारें पर पेंटिंग की जाती है और ठंडे महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है रेत ही रेत है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा कम होती है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए असम का आपका क्या हो गया 5 नंबर, लद्दाख का आपका 2 नंबर हो गया, मनाली का आपका 4 नंबर हो गया, और फिर आपका राजस्थान का हो गया 3 नंबर। तो बताइए 5 2 4 3, 5 2 4 3, ऑप्शन आपका ए इसका सही हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोल रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिएगा, एक दूसरे देश में एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। एक दूसरे देश से एक नया छात्र जो है आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। जिसमें मुख्य रूप से क्या है कि स्थानीय छात्र शामिल है। आप जो है इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेश का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। देखिए एक दूसरे देश से क्या होगा कि एक नया छात्र जो है आपकी कक्षा में शामिल होगा, और जिसमें मुख्य रूप से जो है क्या है वहाँ पर उस कक्षा में स्थानीय मतलब बच्चे शामिल हैं। तो आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने अवसर के रूप में उपयोग करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, पढ़िएगा और समझिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, स्थानीय छात्र एवं नए छात्रों को बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो गलत हो गया, समझ गए। प्रत्येक बच्चों के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। ये बात सही है, प्रत्येक बच्चों के घर के जो प्रचलित व्यवहार है उसके असमानताएं हैं, या जो भी समानताएं हैं, जो अंतर है, उसके बारे में क्या करेंगे, कक्षा में चर्चा करेंगे। ये बात जो है सही है, क्या करेंगे, समावेशन के लिए। अगला देखिए यहाँ पर, कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएंगे, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गया। कक्षा में जो है केवल नए छात्र के बारे में थोड़ी बताएंगे, ये भी आपका गलत हो गया, याद रखिए। अगला देखिए यहाँ पर, कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने देंगे। नहीं, ये भी नहीं करने देंगे। यहाँ पर जो बोला है कि विविधता के महत्व सिखाने और समावेशन के निर्माण करने के लिए जो है प्रत्येक बच्चों के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, समझ गए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि जब कक्षा में दूसरे देश के छात्र शामिल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है, तो इसके छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन के निर्माण करने के अवसर के रूप में प्रत्येक बच्चों के घर में प्रचलित व्यवहारों व समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करने का समर्थन और आयोजित प्रवृत्ति का विकास करेंगे, समझ गए। क्योंकि समावेशन का एक दर्शन का एक मानसिकता तथा एक अवधारणा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ही
अपने संबंधित समूह में अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समान अवसर तथा समान मर्यादा के साथ जीवन यापन का अधिकार है। समझ गए, सभी को जीने का अधिकार। इसलिए जो है क्या करेंगे, एक कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर में प्रचलित व्यवहारों और समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। पहला यहाँ पर है वर्चुअल बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पर चैट में GRF म्यूट बटन ऑडियो कॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप चैट में GIF विशेषता बिना बोले संचार को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग GIF का फुल फॉर्म मतलब होता है कि ग्राफिक्स इन टीचिंग फॉर्मेट। आपने GIF भेजा होगा तो याद रखिएगा, नहीं होता है GIF में थैंक यू, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे मतलब कौन सी विशेषता तरीके को प्रदर्शन बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। बिना बोले हम लोग नहीं, अगर ऐसे साइन कुछ भेज देते हैं उठा का तो ये क्या होता है, ओके का साइन हो जाता है। तो ये सही है, समझ गए। वर्चुअल बैकग्राउंड कहने का मतलब है कि जूम ऐप अपडेट में जैसे कि होता है ये सब, समझ गए। ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट GIF एक एनिमेशन इमेज बनाने के लिए कई विट मैप फाइल की एक स्ट्रिंग है। समझ गए। तो यहाँ पर जो है सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा चैट में GIF। समझ गए। अगर आपने देखा होगा इस तरह का लिखा होता है, आपने देखा होगा GIF, समझ गए, गिफ्ट। आपने देखा होगा व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में, तो ये दिखा होगा। तो निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो वो जो है आपका चैट में GIF। समझ गए, GIF। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, जो कि अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अभ्यास जो है संरचनावादी दृष्टि से सबसे अच्छा मेल खाता है, सबसे अधिक मेल खाता है। याद रखिएगा, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो है संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ऑप्शन आप पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, संरचनावादी मतलब कि आपको क्रिएटिविटी दृष्टिकोण से अधिक मेल खाता है। देखिए अनेक अनुकूल, देखिए उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों का तस्वीर का उपयोग करेंगे। तो कानों का तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे। पास के बगीचों में विभिन्न प्रकार के पत्तों को जोड़कर, देखिए तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाएंगे, तोड़कर नहीं बनाएंगे। समझ गए। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक्स आयोजन का उपयोग करना ये भी नहीं होगा, ग्राफिक्स उपयोग का प्रयोग नहीं करना। निम्नलिखित में से यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अभ्यास जो है संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक मेल खाता है। तो जो ऑप्शन डी जो दिख रहे हैं ना, ये जो है सबसे ज्यादा मेल खा रहा है। यहाँ देखिए विभिन्न देशों जिसके बारे में छात्र ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करेंगे। इससे क्या करेगा कि संरचना करेंगे, वो खोजेंगे। अगर ग्लोब देते हैं उनसे बारे में बोलते हैं कि अर्जेंटीना देश को ढूंढिए जो कि नीचे है, वहाँ के लोग जो है पृथ्वी की तरह उल्टा मतलब खड़ा होते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि संरचनावादी दृष्टिकोण का जो है विकसित करता है। समझ गए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। समझ गए। संरचनात्मक दृष्टिकोण एक ऐसा तकनीक है जिससे शिक्षार्थियों वाक्य के पैटर्न में महारत हासिल करते। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोल रहा है क्या, ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर देखिए सक्रिय शिक्षण, सक्रिय मतलब कि एक्टिव शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। एक्टिव जो पढ़ाई करते हैं उसका क्या लक्षण है, क्या उसका उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ। देखिए पहला, छात्र जो है श्यामपट्ट पर लोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचार का मानस चित्रण मतलब कि माइंड मैप बनाएंगे। पहला ये होगा कि नहीं होगा बताइए, सक्रिय शिक्षा का ये हो सकता है, माइंड मैप बनाएंगे। दूसरा, दो छात्र मिलकर फूल के उस विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। नहीं, केवल पाठ्यपुस्तक में किया गया है तो उसका क्यों करेंगे, ये गलत हो जाएगा। पोचमपल्ली साड़ियों का एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों का चित्र बनाएंगे। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर सक्रिय शिक्षण बोल रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। ये तो सही है कि साड़ियाँ बनती है पोचमपल्ली में, उसके वीडियो देखेंगे और उसके विभिन्न प्रतिरूपों को चित्र बनाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। समझ गए। अगला देखिए यहाँ पर है कि छात्र इमारतों के निर्माण के उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। नहीं, ये लिखने की बात नहीं करते हैं।
उसको क्या करेंगे, सोचेंगे समझेंगे। ऑप्शन आप ए नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छात्र जो है श्याम पट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण मतलब कि माइंड मैप बनाएंगे। यह जो है सबसे सक्रिय शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो पसंद भी आ रहा होगा और आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हम और बेहतर तरीके से क्वेश्चन ला सके और आपके प्रैक्टिस में और एफर्ट कर सके। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि देखिए, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। देखिए प्रमाणिक कार्य होगा तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन देखिए, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्रियों से सैंडविच बनाकर दिखाना। नहीं, वास्तविक ये नहीं होगा। पाक शास्त्र का एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। दूसरा देखिए, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहेंगे। नहीं, लिखने को तो कहेंगे ही नहीं। तीसरा देखिए, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेल का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाने और बेचेंगे। ये बात जो है सही है। समझ गए। बच्चों को खुद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेल आयोजित करना जहां छात्र जो है व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि पौधे उगाने के लिए कहना, ये नहीं होगा। समझ गए। कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेल का आयोजित करना जहां छात्र जो है व्यंजन बनाने और बेचेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 81 नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस के भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ के सीखने के प्रयोजन को सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ऑप्शन को पढ़िएगा और आपको बता दीजिएगा। पहला देखिए, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय। देखिए अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप हमें ईवीएस के भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। पहला ऑप्शन, हम हर समय अन्य लोगों की बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी होता है। ये बात सही है। अगला देख लीजिए, देखिए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। नहीं, हर समय तो नहीं करते, तो गलत हो गया। उनके कुछ दिव्यांग है, समाज में रहने वाले उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। जरूरी थोड़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर हर समय हम लोगों से बातचीत थोड़ी करते हैं, ये गलत हो गया। अगला देखिए, आपसे कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, आप और दूसरे की भावनाओं को समझना उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा। ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। भावनाओं का मानव हार्मोन्स का शरीर से गहरा संबंध नहीं है भाई। जैसे आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य के सीखने के प्रयोजक का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए। ऑप्शन आपका जो 1 देख रहे हैं ना, कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ देखिए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए और अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा और सहमीन जो है ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। पहला देखिए, उजायरा देखा कि विभिन्न देशों के बीच रेखा बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखा है। देखिए ये पहला हो गया उजायरा। और दूसरा सहमीर, देखिए यहाँ पर सहमीर होना ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। तो आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको निकल कर आ रही है। पहला जो है उजायरा देखा कि विभिन्न देशों के बीच रेखा बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखा होती है, ये भी बात सही है। और सहमीर होना ही चाहिए, ये बोल रहा है कि होना ही चाहिए, इस किताब में भारत के मानचित्र भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच रेखाएं हैं। अब यहाँ देखिए, उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों के अक्षांश और दीक्षांत की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है।
इसमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और समीरा को इन रेखाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अब आपको बताइए कि बेहतर ढंग से समझने के लिए उजायरा और समीरा को कौन सा बेहतर प्रश्न मदद करेगा। तो ऑप्शन आप ए नंबर देखिए, बी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए और डी नंबर देखिए। देखिए आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। ये तो नहीं लगता है कि होगा, ये नहीं होगा। सफ़ेद रेखा क्यों, तो सबको मालूम होता है। देखिए आप ज्यामिति के बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, ये हो सकता है। फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों आती है, नहीं ये नहीं होगा। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कापिया का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जो ये बातें समझाना चाहती है विभिन्न राज्यों के बीच क्यों रेखाएं होती है, तो 5 पुस्तक के मतलब कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और दीक्षांत की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इन में से कौन सा मतलब प्रश्न जो है, तो यह जो ऑप्शन है बी वाला प्रश्न दिख रहा है ना कि आप ज्यामिति के बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग करते हैं, तो ये जो आपका प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कितने नंबर आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपके 8 जनवरी 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ 83 नंबर है जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और पर्याप्त है। पहला देखिए ऑप्शन को पकड़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको ऑप्शन पकड़ा जाएगा। समझ गए। यहाँ देखिए विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, ये नहीं होगा। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा शैक्षिक उद्देश्य जो है ऐतिहासिक स्मारक के विषय में विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। मतलब विशिष्ट बोल रहा है और मापने योग्य भी होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। मापने योग्य इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगला देखिए छात्र ताजमहल की एक वास्तविक शिल्प योजना को उचित पैमाने को तैयार करेंगे, नहीं ये भी नहीं होगा। समझ गए। अगला देखिए छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, ये जो है आपका हो सकता है। समझ गए। यहाँ पर जो है विशिष्ट मापने योग्य बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मापने की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि छात्र जो है गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए यही। समझ गए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न जो सामग्री है उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। यह शैक्षिक उद्देश्य जो है इसमें ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए क्या है कि विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त है। गोलकुंडा किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समझ गए। अगर आपसे कोई बोलता है कि गोलकुंडा किला कहाँ है, तो ये जो है आपके हैदराबाद में है। समझ गए, जो कि तेलंगाना राज्य में आता है। गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। समझ जाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपने कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपके छात्रों को बताया कि अगर आप गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग क्या करना है कि आप किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने को मदद करेगी जो कि सीमित मात्रों में उपलब्ध होते हैं। समझ गए, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कक्षा में प्रोजेक्ट बनाने के लिए शिक्षक बोलते हैं और एक जो है गोंद की बोतल आप लाते हैं ताकि बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाने में उसका प्रयोग कर सके। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि गोंद जो है आपको खाली हो जाने पर नहीं दिया जाएगा, आपको इसी में जो है प्रयोग करना है, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना है। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से छात्र को इन संसाधनों के विकल्प में से क्या करना है कि आपको मतलब विकल्पों के विचार करने में मदद मिलेगी जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, एक पोस्टर लगाने जो कि दर्शाए कि उन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किनमें नहीं। समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, नहीं ये तो नहीं, पोस्टर नहीं लगाएंगे। देखिए दूसरा देखिए, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों के उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो कि चिपचिपी है। तो ये बात सही हो सकता है। समझ गए। देखिए छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहेंगे कि उन्हें कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया, नहीं ये तो गलत है। ये क्यों कहेंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, छात्र को गोंद में पानी मिलाने का उपयोग करना ही, गोंद में पानी मिलाएंगे तो ये तो उसका गोंद चिपकने का जो विशेषता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, जब बोले हैं कि एक ही बोतल है इसी में आपको प्रयोग करना है, तो इससे क्या होगा कि उनमें जो सीमित
जो उसमें सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसके जो विचार करने की मदद मिलेगी, तो वो क्या मिलेगी? वह मिलेगी कि अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जो चिपचिपी हो, समझ गए, ताकि उसका उपयोग कर सके और मिला जुला कर हो जाए, समझ गए, किफ़ायती यूज कर सके। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए। अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यहाँ पर बोल रहा है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, उसके ऊपर बात करना है। पहला देखिए, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल को एक बंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, ये पहला आपका हो गया। क्या यह होगा? यह होगा, समझ गए। यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से क्या करता है कि बहता है, प्रत्येक तरल एक बंद प्लेट पर डालता है और प्लेट की तिरछा करना उपयुक्त है, समझ गए। किसी भी प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करना संकल्पना को समझना आसान हो जाता है, तो ये जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, समझ गए। लेकिन हम आगे प्रश्न उत्तर को भी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पता लगाने के लिए मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना है, तो ये विशिष्ट देखिए, एक बूंद प्लेट पर डालेंगे और उसका प्लेट पर तिरछा करेंगे तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, विशिष्ट निकलेगा। लेकिन ये आंख पर कितना दूरी, तो ये तो होगा नहीं, 25 सेंटीमीटर देख पाते हैं, समझ गए। अगला देखिए, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपने जिले के अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, नहीं ये भी नहीं होगा। ये विशिष्ट निष्कर्ष कहाँ प्राप्त कर रहा है, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि ऋतुओं के विषय को, देखिए ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरणों के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है, समझ गए। पहला, यहाँ पर आपको जो है ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए आकर्षक एवं प्रारंभिक जो आपके उदाहरण है उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान, वस्त्रों, गतिविधियाँ, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतरों का वर्णन करना। अंतर तो करना ही नहीं, ये तो निगेटिव टैग वर्ड हो गया, कट जाएगा। अगला देखिए, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उससे पूछना कि उन्हें इसमें से किसका उपयोग किया है, तो ये बात जो है सही है, समझ गए। आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण हो सकता है अगर ऋतु के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक टोपी देंगे तो ठंडा में पहनते, बरसाती देंगे वर्षा में, ये स्वेटर देंगे ठंडा में पड़ते, तो इससे हो सकता है। अगला देखिए, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला देख लीजिए, लेकिन छात्रों को सैर पर ले जाना और उन्हें यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलते हैं, ये नहीं होगा। सैर पर ले जाने के लिए नहीं, क्षेत्र भ्रमण यहाँ नहीं होगा, समझ गए। छात्रों को सूर्योदय और सूर्यास्त के फिर सूर्योदय तक होने वाले गतिविधियों का संबंधित प्रयोग, नहीं ये भी नहीं होगा। वीडियो दिखाना, ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि ऋतुओं के विषय में अगर अच्छा चीज़, आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण देना है तो हम यह दे सकते हैं कि छात्रों को एक टोपी दिखाकर, एक बरसाती दिखाकर, एक स्वेटर दिखाकर उनसे पूछना कि आपने इसमें से किसका उपयोग किया है और कब उपयोग किया है, तो बच्चे जो है इसके आसानी से जवाब दे पाएंगे, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 87 नंबर, अधिगम उद्देश्य छात्र जो है संचारी बनाए गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होती है। देखिए, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न उस अध्ययन के उद्देश्य को सर्वोत्तम परीक्षण करता है? देखिए, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अधिगम का उद्देश्य क्या है कि छात्र जो है संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य को सर्वोत्तम जो है आपका प्रशिक्षण करता है, समझ गए। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहला पढ़िए, हम कोविड के प्रयास को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रयास को रोकने के लिए नहीं करते हैं। ये पहला, ये तो सही लग रहा है कि छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों का अवधारणा कैसे लागू में सक्षम होती है। पहला तो हम यहाँ पर रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है मधुमेह प्रयास को रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखिए, यदि अपने माता पिता से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने से जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नहीं ये नहीं होगा, समझ गए। दूसरा, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने आप किन रोग वाहन कीड़ों का रोक सकते हैं, ये दोनों जो है आपका गलत है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है, समझ गए। हम कोविड के प्रयास को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रयास को रोकने के लिए नहीं करते हैं। यही जो है आपका क्या है कि मूल्यांकन प्रश्न ये हो सकता है, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्तर के बारे में सिखाने और उसकी
वास्तविक कला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के बेहतर ढंग से समझने के लिए मतलब प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? एक शिक्षिका जो है अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थल के बारे में सिखाने और उसके वास्तविक कला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के बेहतर ढंग से समझने के लिए मतलब क्या कर रही है? प्रौद्योगिक कर रही है। तो आपको बताना है कौन सा तरीका जो है इस उद्देश्य को क्या करता है कि सबसे उपयुक्त मानती है। पहला सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा एनिमेटेड वीडियो, और देखिए आभासी वास्तविक कला, ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को मालूम होगा। देखिए अब सारी वास्तविक कला से शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर के सीखने और उसके वास्तविक कला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझा सकती है। अभिसारी वास्तविक कला एक नकली अनुभव है जो कि वास्तविक दुनिया के समान या पूरी तरह से अलग हो सकता है। समझ गए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? आभासी वास्तविक कला। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षक खाद्य प्रशिक्षण की, देखिए खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। शिक्षण जो है खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त मानी पड़ेगी? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षक जो है खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री जो है समझाने के लिए उपयुक्त होगी? आप मुझे बताएं। तो देखिए वह जो होगा आपका पापड़ होगा। पापड़ जो होगा उपयुक्त होगा। क्यों होगा? शिक्षक जो होगा खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, तो खाद्य सामग्रियों की इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त जो होगी पापड़ का निर्माण करेगा। क्योंकि खाद्य परिपक्षण खाद्य को उच्चारित करने के लिए संभालने को ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसे खराब होने की उस प्रक्रिया को रोकता है। समझ गए? और यह बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर। यहाँ देखिए सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्वयाश्रिता। देखिए यहाँ पर सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों को देखिए अनुनयाश्रिता का विस्तार विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझेगा? खेल का देखिए परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना, नाई। तो बताइए सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए जो है पर्यावरण में चीज़ों को अन्वयाश्रिता कर रही है। समझ गए? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा नाई। समझ गए? क्योंकि मैं आपको बता दूं देखिए पर्यावरण में चीज़ों को अन्वयाश्रिता का विचार सिखा रही है, जिसके लिए एक अच्छा उदाहरण जो होता है क्या होगा? वो नाई हो सकता है। नाई बाल काट कर इंसान को साफ सफाई व सुंदर दिखने मदद करता है, वही इंसान इसके बदले में नाई को आर्थिक मदद करता है। समझ गए? तो इसलिए हो जाएगा। और पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की स्पष्टता एवं इकाई है जो कि जीवनधारियों अथवा परितंत्रीय आबादियों को प्रभावित करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जो कि आपके एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।